नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जो बात करेंगे इस विषय में कि कल जो रात को मीटिंग ली गई प्रधानमंत्री द्वारा, जिसमें ये निर्णय लिया गया सिंधु जल संधि को स्थगित किया जाएगा, इसका पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, देखने वाली बात ये होगी। भारत ने बुधवार को घोषणा की पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी जब तक कि इस्लामाबाद विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। भारत के लद्दाख में लेह के पास संगम पर सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम ये है वहाँ पर, और यह कदम मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक जो 26 हमारे यहाँ से जाने चली गई, 20 लोग घायल हो गए, उसके बाद ये उठाया गया है। क्या ये कदम प्रभावी हो सकता है? इस पर विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है। सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य नदी सिंधु के साथ साथ इसकी 5 बाएं किनारे की सहायक नदियां जो हमारे पंजाब में भी बहती हैं, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब, ये 5 नदियों के संगम की वजह से ही पंजाब को नाम दिया गया था। और जो व्यास नदी है वो हमारे यहाँ से भी जाती है, चिनाब नदी भी पाकिस्तान के बीचों बीच जो है, जो एरिया जहाँ से लोग जिनको चिन्योटी कहते हैं वो भी आए थे हिंदुस्तान में, वहाँ पर झंग और मुल्तान भी एक जगह है। तो क्या इसका असर होगा? दाएं किनारे की सहायक नदियाँ काबुल भारत से होकर नहीं बहती। रावी, व्यास और सतलुज को पूर्वी नदियाँ कहा जाता है, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु मुख्य नदियाँ पश्चिम नदियाँ कहलाती हैं। इसका पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और सिंधु नदी जो है उससे संबंधित जो काम है वो क्या क्या हो सकते हैं, ये एक ऊपरी तटवर्ती जो है ये भारत के पास विकल्प है। और ये कहा गया यदि सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो यह संधि को निरस्त करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। यद्यपि संधि में इसे निरस्त करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी संधि के कानून पर वियना कन्वेंशन में अनुच्छेद 62 में पर्याप्त गुंजाइश है, जिसके तहत संधि के समापन के समय विद्यमान परिस्थितियों में आए मूलभूत परिवर्तन के मद्देनज़र संधि को अस्वीकार किया जा सकता है। पिछले वर्ष भारत पाकिस्तान को एक औपचारिक नोटिस भेजकर संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की थी। भारत द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों की सूची देते हुए कहा गया था कि संधि के अभाव में भारत पर किशनगंगा जलाशय और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी नदियों पर अन्य परियोजनाओं के जलाशय फ्लशिंग पर प्रतिबंधों का पालन करने का कोई दायित्व नहीं है। सिंधु जल संधि वर्तमान में इस पर रोक लगाती है। फ्लशिंग से भारत को अपने जलाशय से गाद निकालने में मदद मिल सकती है, लेकिन फिर भी पूरे जलाशय को भरने में कई दिन लग सकते हैं। संधि के अनुसार फ्लशिंग के बाद जलाशय को भरने का काम अगस्त में किया जाना चाहिए। मानसून का चरम समय भी तभी होता है, लेकिन संधि के स्थगित होने के कारण यह कभी भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में बुआई का मौसम शुरू हो चुका है, होने पर ऐसा करना पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान में पंजाब का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर रहता है। संधि के अनुसार
सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बांध जैसी संरचना के निर्माण पर डिजाइन संबंधी प्रतिबंध है। अतीत में पाकिस्तान ने डिजाइनों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन भविष्य में चिंताओं को ध्यान में रखना अनिवार्य नहीं होगा। अतीत में लगभग हर परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति जताई जाती रही है। सलाल, बगलिहार, उरी, चुटक, नींबू बाजगो, कृष्णगंगा, पाक्कल, धुल, मियार, लोअर कलनई और रतले उल्लेखनीय हैं। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद सरकार ने लद्दाख में 8 और जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। हो सकता है कि आपत्तियां नई परियोजनाओं पर लागू ना हो। जलाशय को कैसे भरा जाए और कैसे संचालित किया जाए, इस पर भी परिचालन प्रतिबंध है। संधि के स्थगित होने के कारण अब ये लागू नहीं है। भारत नदियों पर बाढ़ के आंकड़े साझा करना बंद कर सकता है, जो हम पाकिस्तान के साथ करते थे। यह पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। खासकर अभी मानसून सिर पर है, 2 महीने बाद मानसून शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ भी, जुलाई के बाद। खासकर मानसून के दौरान जब नदियाँ उफान पर होती हैं, उनमें पानी लबालब भरा हुआ होता है। भारत को अब पश्चिमी नदियों, विशेषकर झेलम पर जल भंडारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा घाटी में बाढ़ को कम करने के लिए अनेक बाढ़ नियंत्रक उपाय किए जा सकते हैं। संधि के तहत अनिवार्य पाकिस्तानी टीम के भारत दौरे को अब रोका जा पाएगा। स्वतंत्रता के समय 2 नवनिर्मित स्वतंत्र देशों पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा सिंधु बेसिन के पार खींची गई थी, जिससे पाकिस्तान निचला तटवर्ती क्षेत्र और भारत ऊपरी तटवर्ती क्षेत्र के रूप में बन गया था। इसमें 2 महत्वपूर्ण सिंचाई कार्य हैं। एक है रावी नदी पर माधोपुर में और दूसरा है सतलुज नदी पर फिरोजपुर में, जिन पर पंजाब पाकिस्तान वाला है में सिंचाई नहर की आपूर्ति पूरी तरह से निर्भर रहती है। भारतीय क्षेत्र में ये आती है। इस प्रकार मौजूदा सुविधाओं से सिंचाई के पानी के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, विश्व बैंक के तहत हुई वार्ता का समापन 1960 में जल सिंधु संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। संधि के अनुसार पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी समस्त जल, जिनका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट MAF अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का जल, जिसका औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 135 MAF है, अधिकांशतः पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग घरेलू उपयोग, गैर उपभोग्य उपयोग, कृषि और जल विद्युत उत्पादन के लिए करने की अनुमति है। संधि के डिजाइन और संचालन की शर्तों के अधीन पश्चिमी नदियों से जल विद्युत उत्पादन का अधिकार अप्रतिबंधित होगा। संधि में कहा गया है कि भारत पश्चिम नदियों पर 3.6 MAF तक भंडारण भी बना सकता है, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। और हमने आपको ये इंफॉर्मेशन इसलिए पास इट ऑन किया है कि आपको ये सनद रहे कि जो सिंधु जल संधि है वो कब हुई, उस पर कैसे विश्व बैंक ने प्रेशर डालकर हमसे करवाया और उसमें शर्तें क्या क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं और कौन सी नदियां हम जिनका पानी उपयोग करते हैं और कौन सी नदियां ऐसी हैं जिनका उपयोग पाकिस्तान से किया जाता है। अगर हम उनका पानी उनको नहीं देंगे तो हमारे यहाँ बाढ़ का खतरा भी हो जाता है, जब बारिश जो है वो औसत दर्जे से ज़्यादा की हो जाती है। ये बात तब होती है जब हम अपने यहाँ से, ये नेपाल में भी समस्या है कि वो काली नदी जो है उसका पानी इधर छोड़ देते हैं तो बिहार में सारी बाढ़ आ जाती है। तो ये 2 देशों जो पड़ोसी देश होते हैं उनमें इस प्रकार की संधियाँ भी होती हैं और इस प्रकार की समस्याओं को जो जटिल होती है उनका सामना भी करना पड़ता है। हालांकि बॉर्डर एरिया होने के बावजूद
हमें उनको इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, परंतु चाइना इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं देता और वो धींगा मस्ती करता है। तो हमारा ये मकसद था कि आपको अवेयरनेस की दी जाए। इसी के साथ इसका समापन करते हैं, और एक बार फिर से प्रार्थना आपको कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपसे कोई भी फाइनेंशियल या किसी तरह की सपोर्ट नहीं चाहते, हम आपसे मेंटल और मॉरल सपोर्ट चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें आपको बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कहना पड़ता है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी और सटीक लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।